तो लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक साइज कंप्लीट कर लिया था ना। एटॉमिक साइज हो गया था। प्रॉपर्टीज हमने 13-14 प्रॉपर्टीज ली थी कि एक एक करके हमें सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। उसमें पहला प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट किया था एटॉमिक साइज है ना, जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स लिखे थे कि विद इन द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा है ना। बट ये डिक्रीमेंट थोड़ा कैसा रहता है, पहले थोड़ा ज्यादा रहेगा, मिडिल ऑफ द सीरीज आने के बाद ये जो डिक्रीमेंट है ये कम होने लगेगा। एग्जाम्पल भी लिखा था इसको में हमने सारी वैल्यूज फिक्स करके, लेकिन मैंने कहा था वैल्यू याद मत करना, बट वो ग्रेजुअल डिक्रीज दिखना चाहिए हमें, वो वैल्यूज को देख करके हम समझ रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था कि जैसे हम मिडिल ऑफ द सीरीज में आ रहे थे तो दो टाइप के इफेक्ट दिखे थे अपन। एक तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था जिससे एटम छोटा हो रहा था, और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट जिससे एटम बड़ा भी हो रहा है। मतलब दोनों काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, तो साइज ना डिक्रीज हो रहा ना साइज इंक्रीज हो रहा, तो कुछ के साइजेस बराबर भी हो रहे थे है ना। ये रीजन हमने लिखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना, 4s इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s के जो भी है 4s2, पर 3d में प्रोग्रेसिवली 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी, और स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। क्योंकि आखिरी वाले शेल को हमारा इनर वाला शेल क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इसी को तो स्क्रीनिंग नाम दिए थे ना। और न्यूक्लियर चार्ज तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। ये एक रीजन लिखा था है ना। एक और पॉइंट लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था कि ऊपर से नीचे आ रहे ग्रुप में तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स छोटे होंगे, 4D सीरीज के एलिमेंट बड़े होंगे, 4D सीरीज के एलिमेंट छोटे होंगे, 5D के बड़े होंगे, और 5D के छोटे होंगे, 6D के बड़े होंगे। ऐसा किए थे अपन, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे ज्यादा साइज बढ़ता है। बट यहाँ पे भी हमने एक रीजन देखा था कि लैक्टोनॉइड या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D सीरीज के एलिमेंट्स 5D सीरीज के क्या थे, बड़े थे या बराबर आ रहे हैं। तो 5D सीरीज के एलिमेंट बड़े नहीं हुए, जबकि उसके पास एक शेल एक्स्ट्रा भी आया। तो उसका रीजन अपन ने क्या लिखा था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में वो 14 लैंथेनॉइड्स आ गए, जिनके कारण चार्ज अचानक से +14 प्रोटॉन बढ़ गया। अब देखो ना 58 के बाद हम नीचे आते हैं, 57 के बाद हम नीचे आते हैं, 58 से 71 एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा था। तो अमंग्स दी लैंथेनॉइड की साइज का क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा था। फिर अचानक से आप 72 ऊपर आ गए, तो 57 से 72 सीधा से प्रोटॉन बढ़ गए आपके, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसके कारण साइज क्या हो गया, होता है। तो ये रीजन है लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। सेम हैपेंस बिटवीन 5D एंड 6D। 5D के एलिमेंट्स और 6D के एलिमेंट्स में 6D के एलिमेंट्स की बड़ा होना चाहिए, तो इसके अंदर एक शेल ज्यादा है, बट अगेन बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 6D के एलिमेंट 5D के एलिमेंट के या तो बराबर है या कुछ तो शायद छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। एक आयन का पॉइंट भी लिखे थे शायद, लिखे थे क्या आयंस के बारे में कुछ, आयनिक साइज हमने ऐसी बात की थी ना, M+ है, M2+ है, M3+ है, तीनों में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ऐसा कुछ था। तो क्या लिखा था हमने कि ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो साइज क्या होते जाएगा, हाँ छोटा होते जाएगा, साइज क्या होते जाएगा। अगेन यहाँ पे भी रीजन न्यूक्लियर चार्ज का ही है कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचना था, उसमें से एक कम हो गया, तो अब 9 को ही खींचना है तो ज्यादा खींच लेगा, अब 8 को ही खींचना है तो और ज्यादा जल्दी खींच लेगा। तो एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये पॉइंट हमने हमारा शायद लास्ट पॉइंट था, एक बार देख लो क्या था लास्ट पॉइंट, यही था। बात करती थे उसको भी कुछ लिखे थे क्या लिखे थे कि इसमें इसमें बीच वाले मेटल का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी वैल्यू हाईएस्ट रहती है, उसके बाद फिर हम नीचे आने लगते हैं, ऐसा कुछ लिखे थे क्या, है ना। मैंने बताया था टंगस्टन की वैल्यू सबसे ज्यादा थी मेल्टिंग पॉइंट में, टंगस्टन आपका बीच में ही आता है, किसी किसी बीच के टंगस्टन कितने हैं बीच में आएगा आपको। ठीक है, तो उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, लिखना आगे उसी में ही, मेल्टिंग पॉइंट वाले में ही। तो लास्ट सेंटेंस क्या था कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखा था हमने। एंड उसका रीजन भी अपन लिखे थे कि क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत, और उसकी डेफिनेशन लिखे थे ब्रैकेट में, दैट वाज द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू ब्रिंग आउट द एटम।
क्योंकि सारे मेटल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है मेटालिक बॉन्ड्स के थ्रू। आपको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी हीट एनर्जी को अपन ने क्या नाम दिया है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो आगे इसमें इसी में आगे बढ़ते हैं। इतना नीचे, द मेटल्स ऑफ, एक बार उसका ट्रेंड आप लोग और पढ़ लो जो ऊपर आपने लिखा होगा, उसके बाद वापस अपन आते हैं। क्या लिखा था आपने कि मेटालिक पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल राइज टू अ मैक्सिमम, ऐसा लिखे हैं? अरे वो लाइन दिख रही है आपको कि द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एंड देन फॉल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। पेयरिंग चालू हो जाएगी एक्चुअली। आप सोचिए कि जब हम मिडिल ऑफ द सीरीज में, तब सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। अब मैग्नीज को देख लो, उसके पास 3d5 होता है, मैग्नीज के नीचे जो भी होगा उसके पास 4d5 होगा। मतलब उनके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जहां आप मैग्नीज के बाद गए, अब पेयरिंग चालू हो जाएगी, तो इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट कम होते जा रहा है। ठीक है, तो नीचे अब आ जाओ रीजन में। अच्छा, जो अपन अभी लिखे थे, क्या लिखे था, मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, द मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी 4d एंड 5d की बात कर रहे हैं अपन, है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी, 3d सीरीज इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज 4d एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5d एंड फोर्थ इज 6d। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। The metals of second and third transition series have greater enthalpies of atomization, have greater enthalpies of atomization, have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of first series. Then the corresponding elements of first series. Then the corresponding elements of first series. Next paragraph में लिखना, the strength of metallic bond, the strength of metallic bond, the strength of metallic bond depends upon the number of, the strength of metallic bond depends upon the number of unpaired d electrons. Unpaired d electrons. Unpaired d electrons. ब्रैकेट में देखो, half filled orbitals. Half filled orbitals. Unpaired d electrons का मतलब ये हुआ ना, half filled orbitals. तो सब greater is the number of, greater is the number of, greater is the number of unpaired electrons, greater is the number of unpaired electrons. इसको अंडरलाइन भी कर लेना, ये हमारा रीजन है कि क्यों मिडिल ऑफ द सीरीज तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कम होते जा रहा है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग। बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना, हम पढ़ते थे बॉन्डिंग क्यों होती है, बिकॉज दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे ओवरलैप विद ईच अदर, बॉन्ड बन जाती है। अगर पहले से ही दोनों ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होंगे, दे विल नॉट फॉर्म बॉन्ड्स, तो उस केस में मेटालिक बॉन्ड थोड़ी वीकर हो जाएंगे। ओवरलैपिंग कौन करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट साइन में लिखना, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, ये एग्जांपल हो गया ना, जो अपन अभी लिख रहे हैं एग्जांपल है। रीजन हम ऊपर लिख दिए हैं कि क्यों, वो जो ट्रेंड हमने सबसे ऊपर लिखा था कि फर्स्ट राइजेस देन फॉल्स, उसका रीजन ये हो गया कि पहले जो जिनका राइज हो रहा है उनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, ये रीजन हो गया। अब एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, अपनी 3D सीरीज को लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि उन सारे एलिमेंट्स के नाम हमको पता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, तो इन अ पर्टिकुलर सीरीज, in a particular series, metallic strength increases up to the middle, metallic strength या metallic bond भी लिख सकते हैं, increases
up to the middle with increasing number of unpaired electrons. With increasing number of unpaired electrons. With increasing number of unpaired electrons. Bracket से लिखना up to d5. Up to d5. लेकिन d5 तक पांचों ऑर्बिटल कैसी होंगी? हाफ फिल्ड होंगी? yes or no? अपन रूल के हिसाब से सबको सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी देते हैं ना पहले, बाद में पांचों जब सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई हो जाएंगे फिर हम डबल यानी पेयरिंग चालू करते हैं. ठीक है, ओके. तो अप टू d5 ब्रैकेट क्लोज कर देना. एग्जांपल स्कैंडियम हैज 1. एग्जांपल देखिए, देखो स्कैंडियम हैज 1. Hc लिख सकते हो ना, पूरा नाम लिखने के बजाय Hc. स्कैंडियम हैज 1, Ti हैज 2, V बोले तो वेनेडियम हैज 3 and Cr chromium has 5 unpaired electron. 4 मत लिखना, 5 होते हैं ना. वो जंप करके आगे जाता है जो फॉरेस्ट से, उसको भी 5 कर देता है वो. has 5 unpaired electrons. ठीक है, फुल स्टॉप. आफ्टर क्रोमियम, आफ्टर Cr, the number of unpaired electrons goes on decreasing. After Cr, the number of unpaired electrons goes on decreasing. हालांकि Mn भी 5 है ना, बट Mn का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उसका रीजन अपन अलग से लिखेंगे, है ना. After Cr, the number of unpaired electrons goes on decreasing. Example, Fe has 4. Mn तो भी छोड़ रहा है ना, Mn के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. Fe has 4. ये क्या आता है? कोबाल्ट हैज 3. अरे एक एक पेयर होते जाएगा ना. फिर निकल हैज 2. कॉपर के पास एक भी नहीं, वहां भी तो 10 हो जाता है ना, 8 है. ठीक है, एक्सेट्रा. इतना लिख के छोड़ दो. Accordingly, melting point decrease after Cr. Accordingly, melting point decrease after Cr. क्योंकि पेयरिंग बढ़ती जा रही है, या यू कह लो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं. एक ही मतलब है. पेयरिंग बढ़ना मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होना. ठीक है, ठीक. नोट में पॉइंट लिखो, नोट करके लिखिए. टंगस्टन ब्रैकेट में उसका सिंबल W लिख लेना. टंगस्टन ब्रैकेट में W has the highest melting point among the D block elements. Tungsten W has the highest melting point among the D block elements. ये एक ग्राफ भी है, वो ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ करना. वाई एक्सिस में मेल्टिंग पॉइंट बनाना एंड एक्स एक्सिस में ट्रांजिशन मेटल. 3 सीरीज को कंपेयर करेंगे अपन यहाँ पर. अब देखना, ये मिडिल ऑफ द सीरीज में सबका जो मिडिल एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट रहेगा. ठीक है, मैं नाम भी लिख देता हूँ, सिंबल बना देता हूँ कुछ के. ये टाइटेनियम हो गया आपका, ये वेनेडियम, कुछ क्रोमियम. फिर मैग्नीज का ये डिप है, इसके बारे में अपन लिखेंगे, है ना, मैग्नीज के बारे में.
कि मैग्नेट के पास भी 5 अनपेयर्ड है और क्रोमियम के पास भी 5 अनपेयर्ड है, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है, डिप क्यों है यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पे मिडिल में डिप क्यों है, यहाँ पे एक एलिमेंट का नाम है सिंबल है टीसी। इन दोनों के बारे में एक अलग पॉइंट लिखना है हमें। यहाँ पे मॉलिब्डेनम, ये क्या होने वाला है, बेटा बताइए, ठीक है। तो हर चीज ये हमारी 3D सीरीज है, दिस इज 4D सीरीज एंड दिस इज 5D सीरीज, ठीक है। HF होता है हैप्नियम, वहाँ टंगस्टन, एवन के बाद आपका आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल। हो गया क्या, लिखिए नोट पे एक और पॉइंट लिखना, द डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mn, द डिप, इन दोनों की बात कर रहे हैं ना अपन, Mn की और Tc की। इससे क्वेश्चन बनते हैं ना, गिव रीजन की इनका क्यों मेल्टिंग पॉइंट में एक सडन डिप आया। अब देख रहे हो उस डिप के बाद एक राइज भी है, पर वो राइज प्रीवियस राइज से कम है, क्योंकि वो उन पर्टिकुलर सीरीज के हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स, क्योंकि उनके पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, यहाँ पे भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे भी D5, पर कितना है कि ये 3D5 है, ये 4D5 होगा और ये 5D5 होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक आपको ये डिप तो समझ में आ गई, इसका रीजन तो हमने लिख लिया है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल बी दी मेटालिक बॉन्डिंग, ग्रेटर विल बी दी मेल्टिंग पॉइंट। ये क्लियर है तीनों पॉइंट, ठीक है। बट ये जो सडन डिप इन दोनों में आया, ये इसका रीजन अपन को लिखना है, क्योंकि ये डिप इससे बोल रहे कि इनके बाद वालों के राइज हुए, पर वो राइज प्रीवियस राइज से कम है, ठीक है। इसी का रीजन लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो लिखना है इसमें, द डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट एट Mn इन 3D सीरीज, Mn का तो आपको नाम पता है, मैंगनीज, एंड एट Tc, इसका नाम लिख रहा है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम ब्रैकेट में लिख लेना, एंड Tc टेक्नीशियम इन 4D सीरीज, इन 4D सीरीज, the dip in the dip पर तो समझ गए ना, तो फॉल आया है, फॉल भी लिख सकते हो डिप की जगह, the dip in the melting point at Mn in 3D series and at Tc in 4D series can be explained on the basis that, can be explained on the basis that they have exactly half-filled d orbitals, they have exactly half-filled d orbitals, they have exactly half-filled d orbitals। देखो इनके पास बाय डिफॉल्ट हाफ-फिल्ड d orbitals हैं, बट इनकी हुई है, इनके में तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे
जा करके उनको हाफ फिल्ड बनाया ना, बट इनका बाय डिफॉल्ट क्या है, पहले से ही हाफ फिल्ड है। तो दे हैव हाफ फिल्ड d orbitals, exactly half filled d orbital. So stop. As a result in each case the electronic configuration is stable. The electronic configuration is stable. The electronic configuration is stable. That is, electrons are held tightly by the nucleus. Electrons are held tightly by the nucleus. Electrons are held tightly by the nucleus so that the delocalization is less. So that the delocalization is less. ये delocalization वर्ड भी हमने सुना है ना रेजोनेंस में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली जो पाई बॉन्ड होते हैं हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो थोड़े से लूजली बॉन्डेड होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण, इसलिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे अपन बेंजीन में। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड है तो उनका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन इज लेस एंड देयर मेटालिक बॉन्ड इज मच वीकर, and their metallic bond is much weaker, and their metallic bond is much weaker. Metallic bond is much weaker than the preceding element. मतलब उनके पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, then the preceding element. ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जिंक, कैडमियम और Hg इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जिंक, कैडमियम और Hg इनके मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है? क्योंकि ये तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है ना, ये अपने अपनी सीरीज के आखिरी वाले है ना। तो जिंक है 30 वाला, उसी के नीचे आपका कैडमियम, उसी के नीचे मर्क्यूरी, तो ये तो वैसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं थे। इनका रीजन अपन पहले लिख चुके हैं। क्या था इनका रीजन? इनका ट्रांजिशन एलिमेंट ना होने का रीजन, हाँ आता ही वाला क्वेश्चन, इनका डी ऑर्बिटल सारे फुल है। दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए ना। ये हमारा ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन है। ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन पहले हम 11th में अलग पढ़ते थे कि जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन उनके पेनाल्टीमेट के डी सबशेल में जा रहा है। ये हमारा डेफिनेशन 11th में हुआ करता था, किसका? ट्रांजिशन मेटल का। बट अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है कि आखिरी एलिमेंट डी में जाना चाहिए, बट उसके बाद भी डी पूरा नहीं भरा होना चाहिए, अभी भी डी में खाली ऑर्बिटल बचे हुए होने चाहिए। ये हमारा नया डेफिनेशन आ गया। वो भी इसलिए आया क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि क्यों नहीं शो कर रहे हैं। तो तीनों में कॉमन चीज क्या आई थी कि तीनों के एटॉमिक स्टेट में भी और किसी भी और आयनिक स्टेट में भी डी ऑर्बिटल खाली था ही नहीं। कॉपर में अपन देखा ना कि कॉपर 1+ भले नहीं था, पर कॉपर 2+ में तो Pd9 हो गया था, यानी कि डी आधा ही भरा हुआ था, तो एक डी ऑर्बिटल तो खाली हो गया ना। तो इसके कारण कॉपर ट्रांजिशन मेटल में आ गया, बट जिंक नहीं आ पाया। समझ रहे क्या? ये रीजन हम पहले लिख चुके हैं। अब इसी में ये रीजन भी आ सकता है कि ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, बट जिंक, कैडमियम और Hg का क्यों नहीं? अपन को यही लिखना है कि ये ट्रांजिशन मेटल्स है ही नहीं। तो ये हर प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन पे आएंगे। समझ रहे हैं क्या? चलो, तो ये हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसा है और ऐसा ट्रेंड क्यों है। उसका रीजन है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिडिल तक बढ़ रहे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, ये उसका रीजन हुआ। और सेकंड क्वेश्चन ये पीसी और एमएन के लिए, ये भी तो मिडिल ऑफ द सीरीज में है, इनके पास भी तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सडनली कम क्यों हो गया इनके प्रीसीडिंग वाले से, जबकि दोनों के पास 5-5 ही है। इसके पास भी 3d5 ऑर्बिटल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास भी 4d5 कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन अपन को ये देना है कि इनके पास पहले से ही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, इनकी तो बनी है एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आने की, और वो कब होता है? एक्साइटेड स्टेट। आपको पता ना ये जंप कब होती है? ग्राउंड स्टेट में नहीं होती, कब होती है? एक्साइटेड स्टेट में होती है। कि जब जैसे अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन में हम बोलते थे कि कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है। अकॉर्डिंग टू वो ओवरलैपिंग कंसेप्ट, यहाँ पे तो दो ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो कार्बन का आप टेट्रावैलेंसी कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? इसके पास तो 4 अनपेयर्ड है भी नहीं ना इलेक्ट्रॉन्स, या 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है, तो क्या होता था
इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप करके 2p में चला जाएगा। अब हो गए 4 अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये भी और ये भी। इससे अपन जस्टिफाई करते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी। तो ये कब होता है? एट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करके, और वो भी तभी होना चाहिए जब हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा आसपास हो, तभी जंप करके आगे जा सकता है। ऐसा नहीं होगी 1s से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया। ठीक है, तो वो रीजन अपन देंगे ये Mn और Pc के। इनका पहले से ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, विच इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड टू न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होंगे तो लेस अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस उनको टाइटली हेल्ड करके रखा हुआ है, जिससे उनका डीलोकलाइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन का मतलब वही है कि बाहर निकल के चले जाना, दैट इज डीलोकलाइजेशन। तो अगर वो बॉन्डिंग वीकर है तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्टिंग इन अ वीकर मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड वीकर है तो मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा। वो तो लोकल ट्रेंड से ही चल रहा है ना, क्योंकि इसके पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास सॉरी 4 है, इसके पास 3 है और इसके पास 2। वो लोकल ट्रेंड से ही चल रहा है, जैसे बाकी जैसे चल रहा था। इनका देखो ना, यहाँ पे जो 4 वाले थे, ये भी 4 के बराबरी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। क्या नंबर दिए? पहला प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज था। सेकंड वन वाज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेना, डेंसिटी। ठीक है, लिखिए इसमें, as we move along a transition series from left to right, as we move along a transition series from left to right, डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम, राइट। लेफ्ट टू राइट बढ़ने में मास का क्या हाल हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेंसिटी को बढ़ाएगा। और वॉल्यूम, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है ना, साइज डिक्रीज होगा मतलब वॉल्यूम कम होगा, ये भी डेंसिटी को बढ़ाएगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली। तो वही लिख रहे हैं अपन कि as we move along a transition series from left to right, atomic radius decreases, atomic radius decreases due to increase in nuclear charge, due to increase in nuclear charge, atomic radius decreases due to increase in nuclear charge, and hence the atomic volume decreases, and hence the atomic volume decreases, atomic volume decreases। ये तो हो गया वॉल्यूम की बात। अब बात करते हैं मास की। फुल स्टॉप एक लाइन लिखना, at the same time atomic mass increases, at the same time atomic mass increases, at the same time atomic mass increases, full stop, hence the density increases, hence the density increases। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखना, among the d block elements, among the d block elements, among the d block elements, iridium, IRIDIUM, ब्रैकेट में सिंबल लिखना IR, has the highest density, has the highest density, whereas scandium, scandium bracket में SC symbol, has the lowest density, has the lowest density। Next point, next property, property number 4, ionization enthalpy, ionization enthalpies, या आयनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं ना, तीनों एक ही मतलब है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज,
इसका जनरल ट्रेंड क्या था आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जो हम पढ़ते थे 11th में? पहले तो ये बता होती क्या है, फिर अपन आगे जाएंगे ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी, है ना, आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ताकि वो एक आइसोलेटेड गैसियस कैटायन बन सके, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता था? हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब आप पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, अब वो 1+ बन चुका है, अब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, तो अब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किससे, एक कैटायन, तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट, है ना, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। मतलब अपन ऐसा लिखते थे कि IE1 लेस देन IE2 लेस देन IE3, सबसे ज्यादा कितनी एंथैल्पी है, IE3 की ग्रेटर देन, है ना, ये सबसे ज्यादा है ना, सबसे कम ये रहेगी। ठीक है, लिखो इसमें नीचे पॉइंट, एक फर्स्ट पॉइंट करके लिखना है इसी में, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, तो वो तो बताया नहीं डिक्रीज इंक्रीज कैसे हो रही है, पीरियड में कैसा हो रहा है, पीरियड में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, किस पे डिपेंड करेगा हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑन व्हाट फैक्टर्स, साइज, हाँ वही न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज, हाँ ठीक है, और साइज, और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी तो पढ़ते थे ना, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण साइज कम ज्यादा हो रहा है, तो उसके कारण हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी वेरी करेगा, है ना। तो साइज के अकॉर्डिंग कैसे होगा, साइज अगर छोटा होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाँ आयनाइजेशन भी बढ़ेगी, रीजन आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, साइज बड़े से छोटा हो रहा है ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहेगा, पास रहेगा, तो उसको निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट किए हुए है ना। तो एज साइज डिक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो पीरियड में वही होगा, यानी कि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी H से क्या होगी, ज्यादा होगी, पर P से कम होगी। ठीक है, सेम ऐसे साइज का भी था कि H से ये क्या थे, H से ये छोटे थे, डिक्रीजेस, P से ये बड़े थे, उल्टा, क्योंकि साइज छोटा होने के कारण आयनाइजेशन भी बढ़ती है ना, साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखिए इसमें, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स lie between lie between S and P block elements, lie between S and P block elements, S and P block elements, full stop. They are higher than those of, they are higher than those of F block elements, they are higher than those of S block elements, and are lesser than those of P block elements, and are lesser than those of P block elements, lesser than those of P block elements. नेक्स्ट टाइम रीजन लिखना है इसका, the increasing ionization enthalpies are due to, the increasing ionization enthalpies are due to, the increasing ionization enthalpies are due to increased nuclear charge, increased nuclear charge with increasing atomic number, increased nuclear charge with increase in atomic number, which reduces the size of the atom. सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उससे उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं, द reduces the size of the atom, making the removal of outer electron difficult, making the removal of outer electron difficult.
making the removal of outer electron difficult. ठीक है, इसकी बिना अपन एनर्जी लिखते, जैसे हमने साइज भी लिखा था, है ना, बट याद नहीं रखना है, पर वो समझने के लिए अपन लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग एक टेबल बना लो छोटा सा, ऊपर पूरे सिंबल लिख लो लाइन से, HC से लेकर के पूरा ZN तक सिंबल्स लिख लो जल्दी से। यहाँ पे लिख लेना IE1, IE2 एंड IE3, इनकी वैल्यूज लिखने वाले अपन जिंक तक। अगेन वैल्यूज याद नहीं रखनी है, जब समझने के लिए कि रीजन, मतलब किस चीज का रीजन अपन को पढ़ना है। ठीक है, ऐसा टेबल बना लो, मैं वैल्यूज बताते जाता हूँ आपको। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी है ना, तो किलो जूल या जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल। हो गया, कितना वैल्यूज? पहले IE1 की लिख लो वैल्यूज। स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम से 631, ये बीच में लिख लिया ना आप लोग, सारे कितने लिख के ऐसे छोड़ दिया आप लोग, ठीक है ना, पूरा SC के बाद TIV, TRMN, HECONI, फिर TUZN, ठीक है ना पूरा। हाँ, 631 से स्टार्ट करेंगे IE1 की वैल्यू फॉर स्कैंडियम। आगे बढ़ेंगे 656, 656 बढ़नी चाहिए, 650, यही पढ़ने के लिए अपन एक्चुअली वैल्यूज लिख रहे हैं, ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों हो रहा है। ठीक है, कई कई जगह पर 650 के बाद 653 क्रोमियम में, उसके बाद 717 मैंगनीज में, फिर 762, ये ठीक है ना, ये तो सही है, बढ़ रही है। 762, 758 कम हो गई यहाँ पे फिर से, फिर 736 निकल का, 745, ये भी ठीक, ये ठीक है, बढ़ रही है। 736 से 745 मतलब इंक्रीमेंट ही हुआ, एंड यहाँ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई 906। ठीक है, नेक्स्ट IE2 की वैल्यूज लिखना, जाहिर है इससे ज्यादा ही होने वाली वैल्यूज है ना, क्योंकि सक्सेसिव बढ़ती है। लिखना 1235, आगे बढ़ो 1309, 1309, 1414, 1592, यहाँ तक पहुंच गया ना, मैंगनीज तक, इक्रोमियम तक, 19, सॉरी 1592, यहाँ करंट डिक्रीज आएगा, लिखना 1509, 1509, फिर 1561, 1561, फिर 1644, ये नॉर्मल है, 1752 नॉर्मल है, ये भी जहाँ इंक्रीज हो रहा है वो नॉर्मल है ना, वहां इरेगुलर ट्रेंड नहीं है। फिर 1752 के बाद 1958 एंड लास्ट 1734, 1734। ये कम क्यों हो गया अचानक से? क्योंकि ZN2 प्लस होने के बाद ये 3D10 अचीव करने वाला है, समझ रहे हो? ZN का कंफिगरेशन क्या होता है? 3D, लास्ट का ही लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 3D10 4s2। तो एक लूज करने पे क्या होगा, ये 3D10 4s1, और सोचो ये कितना उतावला होगा 3D10 बनने के लिए, समझ रहे हो? इसलिए इसकी सेकंड आयन जल्दी बाकियों से कम हो गई है। तो यहाँ क्या वैल्यू लिखे थे आप लोग? 91958, तो उससे इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ बढ़नी थी, 2000 के आसपास आ जानी चाहिए थी, बट क्योंकि इसका ZN2 प्लस एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने वाला है, इसलिए कम एनर्जी में ही वो आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो उस हिसाब से तो उसकी थर्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये सुन लो। अब तो वो आ गया ना स्टेबल में, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन उसका कहां से जाने वाला है? 3D पे। अरे 4s के तो दोनों से लूज कर दिए ना,
Zn2 प्लस क्या होता है, 3d10 होगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, वो लिखना वैल्यू 3829, 3829। यहाँ स्टैंडर्ड में आ जाओ, लिख लो 2393, 2393, 2657, 2833, 2990, 3260, 2960। अब ये कम हो गई, देखा आपको, 3200 से कम होकर कितना हो गई, 2960। अब अगेन वैल्यू याद नहीं रखनी है, पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन इज लेस देन द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज, व्हाई, जबकि हम तो बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, बट ये इंक्रीमेंट क्यों आया है, अब जाहिर सी बात है उसका Fe3 प्लस आने वाला है ना, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब Fe प्लस से Fe2 प्लस से Fe3 प्लस होने वाला है, वो हाफ फिल्ड होने वाला होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। जैसे अभी जिंक में क्या हो रहा था, वो फुल फिल्ड हो रहा था, इसलिए उसकी थर्ड कम हो गई थी, सेकंड कम हो गई थी सॉरी, पर इसकी थर्ड कम होने का रीजन क्या होगा, क्योंकि ये भी आ रहा होगा प्लस वो हाफ फील्ड में, ठीक है। हाँ लिखिए नेक्स्ट आगे, क्या लिखिए 2962, उसके बाद आगे बढ़ना 3243, 3243, अब नॉर्मल है पूरा, 3402, 3556, और लास्ट हम लिख चुके हैं 3829, ठीक है। तो यहाँ जो आपको जहां पे भी इरेगुलर ट्रेंड दिखाए ना, उसका एक रीजन लिखेंगे अपन, ठीक है, लिखना नीचे, the irregularities in the irregularities in the irregularities in the first ionization enthalpy, IE भी लिख सकते हो, कैपिटल आई कैपिटल ई, आयनाइजेशन एंथैल्पी का शॉर्ट में, the irregularities in the first ionization enthalpy of 3D metals, of 3D metals is due to the fact that is due to the fact that is due to the fact that the removal of the electron, the removal of the electron, the removal of the electron alters the relative energies of, alters the relative energies of 4s and 3d orbitals, 4s and 3d orbitals, alters the relative energies of 4s and 3d orbitals, full stop. Thus there is a, thus there is a, thus there is a reorganization energy, ये कुछ नए टर्म्स हैं, अपन समझते हैं इसको, thus there is a reorganization energy accompanying ionization, accompanying ionization, there is a reorganization energy accompanying ionization, so this results into the release of, this results into the release of, this results into the release of exchange energy, exchange energy, which increases as the number of electron increases. This results in the, into the release of exchange energy, which increases as the number of electrons increases, as the number of electrons increases in the Dn configuration, Dn configuration, and also from the transference of, and also from the transference of s electrons, s electrons into d orbital, into d orbital, into d
ऑर्बिटल। एक बार इतना रीड करिए जो आपने लिखा है अभी रीजन में। ड्यू टू द फैक्ट दैट से स्टार्ट करना, एक बार रीड करो। दैट द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन alters the relative energies of 4s and 3d orbitals। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो जितनी पहले एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन में बटी हुई थी, अब उतनी एनर्जी, जैसे अगर 5 होते तो एक रिमूव हो गया, 4 बचे, तो उतनी एनर्जी वापस से रीऑर्गेनाइज होगी उन 4 इलेक्ट्रॉन के बीच। मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट है, पर उनमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी 8 में बटी हुई है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो अब वही एनर्जी 7 में बटेगी। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को बोल रहे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। वापस से रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। ये हमको नील बोर ने कहा था कि ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि उसका मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो रदरफोर्ड नहीं बोल पाए थे, उनके कारण इलेक्ट्रॉन गिर जा रहा था बीच में, क्योंकि उन्होंने एनर्जी के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। बाद में नील बोर ने बोला कि ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। नाउ दैट ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम है, इसलिए उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि उस एनर्जी के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सेकंड की एनर्जी उससे ज्यादा है, तभी उसमें 8 रह पा रहे हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी 8 के लिए इनफ। 9 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनके पास नहीं है। पर जैसे थर्ड में जाएंगे तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, पर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी ना इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। पर ये इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से वही एनर्जी इन सब में क्या हो जाएगी, रीऑर्गेनाइज होगी। उसी का नाम दिए क्या, देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी अकम्पनिंग आयनाइजेशन। जब जब आयनाइजेशन होगा, यानी कि जब जब एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एनर्जीज क्या होंगी, आपस में रीऑर्गेनाइज होंगी बिटवीन 4s एंड 3d। ठीक है, यही वहां पर पॉइंट लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे क्या है। दिस रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी which increases as the number of electron increases। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है समझना इधर। जो आप ये पढ़ते थे ना कि हमारी 3d5 कंफिग्रेशन ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विद इन दी ऑर्बिटल भी आप अपने आप में एक्सचेंज करते रहते हैं। यहाँ का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो एक्सचेंज करते वक्त भी वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, उसका नाम होता है एक्सचेंज एनर्जी। अगर वो अपने ऑर्बिटल से जम करके इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इसी को तो एक्सचेंज बोलेंगे। उन्होंने अपनी पोजीशन क्या करी है, एक्सचेंज करी। और सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस कहाँ हो रहे हैं, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स में। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, यानी कि ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल खाली है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस भी कम होंगे। यहाँ पे कितने हो रहे हैं देखो, 1 2 3 4, फिर ये वाला इसके साथ कर सकता है 5 6 7, ये इसके साथ कर सकता है 8 9, और ये इसके साथ करेगा तो 10 एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 2 3, ये करेगा तो 4 5, ये करेगा तो 6, बस 6 एक्सचेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये रीजन है बिहाइंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। जितने ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये तो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एनर्जी कम हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब कम हो रही है, क्योंकि वो रिलीज कर चुके हैं ना, तो उसके पास एनर्जी कम है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। वही लिखा हुआ है वहां पर कि this results into the release of exchange energy which increases as the number of electron increases। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ेगी। and also the transference of 4s s electrons into the d orbitals। s इलेक्ट्रॉन भी आगे ट्रांसफर होंगे d orbitals में। तो ये सारे रीजन हैं बिहाइंड इररेगुलर ट्रेड, बिकॉज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो एनर्जी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को, पहला चीज। दूसरा चीज, एक्सचेंज एनर्जी का बढ़ना, वो भी ज्यादा रिलीज हो रही है। इससे आपको दिख रहा होगा कि एक में बढ़ी फिर कम हो गई, बिकॉज वहां पे एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गए। उसके कारण क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो गई, उससे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है आपको। हर बार इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है एनर्जी का, बिकॉज एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो गई, उसके कारण उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई। ठीक है, सबसे कम किसकी थी पूरे टेबल में अभी तक जो अपन ने बनाया, स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, दिख रहा है, क्योंकि वो एक लूज करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने वाला है, सारे फुलफिल्ड ऑर्बिटल है ना। तो उसके लिए पॉइंट लिखो,
एक तो क्रोमियम का भी लिखना, लिखो लिखो नीचे। Cr has low first ionization enthalpy. Cr has low first ionization enthalpy. Cr chromium has low first ionization enthalpy because loss of one electron, because loss of one electron gives stable configuration. Because loss of one electron gives stable configuration. That will be 3d5. 3d5. ये होने वाला है क्रोमियम के साथ। 4s1 है ना, 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने वाला है। ठीक है, एक और लाइन लिखो नेक्स्ट जिंक के लिए। Zn has very high ionization enthalpy. Zn has very high ionization enthalpy. Zn has very high ionization enthalpy. हम सब में 900 से तो है ना इसकी सबसे हाईएस्ट। Because electron has to be removed from, electron has to be removed from, electron has to be removed from 4s orbital, 4s orbital of the stable configuration 3d10 4s2, of the stable configuration 3d10 4s2। इसको भी स्टेबल ही बोलेंगे क्योंकि सारे फुलफिल्ड है ना। जहां पे आपको फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में। इन अ गिवन सीरीज, in a given series, the difference in the ionization enthalpies in a given series, the difference in the ionization enthalpies, the difference in the ionization enthalpies between any two successive d block element, between any two successive d block elements is very much less, is very much less, is very much less than the difference in case of, than the difference in case of, than the difference in case of successive S block or P block elements, successive S block or P block elements। इस पहले पॉइंट का मीनिंग समझाओ फिर अपन रीजन समझेंगे। और एक बार रीड करो क्या मीनिंग समझ में आ रहा है पॉइंट से। पढ़े क्या, मतलब ये समझिए तो आया क्या समझ में पॉइंट। देखो एक ही सीरीज के सोडियम और मैग्नीशियम भी हैं, एक ही पीरियड में है ना, और एक ही पीरियड में स्कैंडियम और टाइटेनियम। इनके बीच का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, बट इनके बीच का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं। अब समझे मतलब, टू सक्सेसिव एस ब्लॉक या टू सक्सेसिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, बट इनमें ज्यादा नहीं। उसका रीजन लिखना है अपने को। तो पॉइंट समझ में आ गया ना कि इनका डिफरेंस मान लो 5 किलो जूल का होगा तो इनका 50 का है, तो ये डिफरेंस क्यों। ये भी इसके बाद सक्सेसिव है, ये इसके बाद सक्सेसिव है। एक ही तो न्यूक्लियर चार्ज का फर्क है ना, 11 के बाद 12 था, ये 21 के बाद 22 हुआ। तो प्रोटॉन तो एक ही इंक्रीज हुआ है, बट वो कहाँ इंक्रीज हुआ है, इनर डी। इनर डी के कारण क्या बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये वही है रीजन जो साइज का था कि साइज में यहाँ ज्यादा डिफरेंस रहता है, यहाँ कम डिफरेंस था। ये पॉइंट हमने लिखा है साइज में, एक बार देखो तो साइज बारे में। उसका रीजन भी स्क्रीनिंग इफेक्ट ही था।
ऐसा कुछ पॉइंट लिखा होगा, हमने देखो जल्दी से। वहां हमने ऐसा लिखा ना कि साइज डिक्रीज होता है, बट वो डिक्रीज उतना ज्यादा नहीं है ना। वो डिक्रीज एस में ज्यादा होगा, वो डिक्रीज टी में ज्यादा होगा, पर टी में डिक्रीज कम है बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ भी सेम रीजन होगा, ठीक है। तो देखो इसका रीजन, द एडिशन ऑफ, रीजन करके देखो आप साइड में एक रीजन, द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स in the n minus 1 shell, वही penultimate, the addition of d electrons in n minus 1 shell provides a screening effect, provides a screening effect, provides a screening effect, and thus shields the electron, and thus shield the outer electron, लिखना, and thus shield the outer s electron from nuclear pull. From nuclear pull. Full stop. Thus the effect of increased nuclear charge, thus the effect of increased nuclear charge, thus the effects of increased nuclear charge and addition of d electron, and addition of d electrons tends to oppose each other, tends to oppose each other, tends to oppose each other. Thus they show little variation, thus they show little variation, thus they show little variation on moving along a period, on moving along a period. ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, third ionization enthalpy of Mn, third ionization enthalpy of Mn, वहां हमने इंक्रीज देखा था ना, देखो आप क्रोमियम के बाद Mn का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया था, कितने से कितना हो गया था, 2990 से 3260, तो ये इंक्रीमेंट हुआ था ना, तो उसी के बारे में लिख रहे हैं। The third ionization enthalpy of Mn is very high, is very high. Third ionization enthalpy of Mn is very high because the third electron has to be removed. तो Mn2 प्लस का कंफिगरेशन लिख के बताओ ना, कहीं रफ में लिख के देखो क्या होता है Mn2 प्लस का, Mn2 प्लस का, 3 प्लस का नहीं, 3 प्लस तो जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद। Mn2 प्लस का कंफिगरेशन क्या होगा, Mn का क्या होता है 3d5 4s2, तो Mn2 प्लस का क्या होगा, ठीक है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाला है, एक मोर स्टेबल कंफिगरेशन से, ठीक है। देख लो उसका रीजन, बिकॉज द थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम स्टेबल हाफ फिल्ड, स्टेबल हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल, स्टेबल हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कहा था ना कि काफी सारे रीजन हमारे कंफिगरेशन से याद है। स्टेबल हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिख लेना 3d5, 3d5, 3d5। एक और रीजन लिखो, एक और पॉइंट लिखो, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप IE3 भी लिख सकते हो ना, IE3 का मतलब वही होता है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, for change from, for change from Fe2 plus to Fe3 plus, Fe2 plus to Fe3
3 plus is very small, is very small, is very small. देख रहे हो एफी का सेकेंड एंड थर्ड, अगेन वहां पे 3260 से कम हुआ ना 2962, is very small because loss of third electron, because loss of third electron, ऐसा होगा क्या? थर्ड इलेक्ट्रॉन से 3d5 बनेगा क्या? एफी का कंफिग्रेशन 3d5 नहीं, 3d6 4s2, तो दो पहले दो इलेक्ट्रॉन यहां से जाने वाले, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से जाने वाला है, ठीक है ना? वो is very small because loss of third electron gives the stable configuration of 3d5. Loss of third electron gives the stable configuration of 3d5. ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए. The high values of third ionization enthalpies of the high values of third ionization enthalpies of the high values of third ionization enthalpies of Cu copper, comma Ni nickel and Zn explains why they show a maximum oxidation state of +2. Explains why they show a maximum oxidation state of +2. Explain why they show a maximum oxidation state of +2. आया साइन का मीनिंग समझ में? कॉपर 3+ बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सेम गोज विथ निकल, सेम गोज विथ जिंक, तो आप देना ही नहीं चाहोगे इतनी एनर्जी, इसलिए उनकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d एलिमेंट्स, the first ionization enthalpies of 5d elements are higher as compared to those of are higher as compared to those of are higher as compared to those of 3d and 4d elements. The first ionization enthalpies of 5d elements, हमने वो टेबल में 5d एलिमेंट्स के बारे में नहीं लिखा है ना, हमने 3D का ही सारे एलिमेंट का फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है. समझ में आ रहा है ना जो टेबल हमने बनाई है? बट 5D सीरीज के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D 4D से ज्यादा है, जबकि अगर अपन ऊपर से नीचे आते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए. अगर हम टीशियम को बोलते थे इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे साइज बढ़ रहा है, बट यहाँ बढ़ रहा है क्या? लैंसलॉट कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D एलिमेंट्स तो छोटे हो रहे थे ना, या बराबर साइज के थे 4D के? आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उनसे ज्यादा है. प्लस इनके पास क्या है, 5D के पास 4f है. 5D और 4f के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो ये शील्ड नहीं कर पाएगा. 3D और 4f के बीच में स्पेस कम थी, तो 3D वाले 4s को शील्ड कर रहे थे, 4D वाले 5f को शील्ड कर रहे थे. नीचे सब हो रहा है, मतलब D S को शील्ड कर पा रहा है, बट F और S के बीच में थोड़ा एनर्जी गैप ज्यादा आ गया है. मतलब आप सोचिए कि मैं अपने बगल वाले को शील्ड कर लूंगा, बट जो मेरे से बहुत दूर है मैं उसको और कैसे धक्का दूंगा, तो मेरे से बहुत दूर है ना. तो वही चीज हो रही है 4f और 5s के साथ, 5f और 6s के साथ. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इनर ऑर्बिटल्स आउटर ऑर्बिटल को इनर न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा रहे हैं बाय रिपेलिंग देम. पर रिपेल तो मैं तब कर पाऊंगा ना जब वो मेरे पास रहेगा, मैं उसको धक्का दे पाऊंगा. दूर है तो मैं कैसे धक्का दूंगा? तो 4f जो है वो 5s को शील्ड नहीं कर पा रहा है, और 5f जो है वो 6f को शील्ड नहीं कर पा रहा. समझ लीजिए, ये 6s नहीं, ये 6s और ये 7. 4f तो 6 नहीं भराएगा ना, 4 और 5 का भराता है 7th पीरियड में. तो 4f 6f को शील्ड नहीं कर पाएगा, 5f 7f को शील्ड नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज उनके बीच में दूरी ज्यादा है. उस दूरी को अपन
केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप ज्यादा, ठीक है। उतना एनर्जी गैप 5d और 6s में नहीं था, उतना एनर्जी गैप 6d और 7s में नहीं था, तो ये लोग कर रहे थे शील्डिंग, बट 4f नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके रीजन पर the first ionization enthalpy of 5d electrons are higher as compared to those of 3d and 4d elements. This is because the weak shielding of nucleus, the weak shielding of nucleus by 4f electrons in 5d elements results in greater effective nuclear charge acting on the outer valence electrons. Results in the greater effective nuclear charge. जहां शील्डिंग पुअर होगी वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस खींचेगा ना अपनी तरफ, अगर आप सील करके उसको धक्का नहीं दे पा रहे हो बाहर की तरफ, तो न्यूक्लियस अंदर की तरफ खींचेगा। तो रिजल्ट्स इन ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और साइज अगर छोटा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। इसका अपन लिख रहे हैं कि 3D और 4D सीरीज से 5D सीरीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। उसका रीजन है साइज छोटा होना, उसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, वो धक्का नहीं दे पा रहे हैं तो वो साइज बढ़ नहीं पा रहा है, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म होगी प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास। अच्छा कल भी ना